मेक ड्रीम कैरियर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन इन फ्री स्पेस। तो एग्जाम में जो सवाल पूछने का तरीका रहेगा वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पहला इस तरह से पूछ सकता है कि गिव द थ्योरी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ये सिंपल है, सबसे इसी तरीका से पूछ सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कि डिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ ई। जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो इस टर्म में भी कर सकते हैं और एच के टर्म में भी कर सकते हैं और ई के टर्म में भी कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीका को अलग से यहाँ पर दे दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। से सॉल्यूशन सबका एक ही है, ठीक है। तो एच के टर्म में निकालना है या ई के टर्म में निकालना है, या फिर एक अगला तरीका है वो ये भी हो सकता है कि सो डैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है। आप देख लीजिए इसको, इस तरह से सवाल पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसका जो अगर एग्जाम में आता है ये सवाल, वह फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेशन डिड्यूस करने का, डिटरमाइन करने का, डिराइव करने का इन टर्म्स ऑफ ई एस, ठीक है, या फिर इक्वल करने का कि लाइट का स्पीड से जो वेलोसिटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो थ्योरी में हम लोग यहाँ से लेकर के आएंगे। बोलेंगे कि फॉर फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, चूंकि वहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहता, ये मतलब कि कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहता। जब पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वहाँ किसी भी प्रकार का चार्ज भी नहीं रहेगा। वही लिख रहा है आप यहाँ, इन से भी शुरू कर सकते हैं। इन फ्री स्पेस और वैक्यूम देयर इज नो एनी पार्टिकल आर प्रेजेंट, हैंस देयर इज नो एनी चार्ज इन फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस में जब कोई चार्ज नहीं है, फ्री स्पेस में क्या है कि कोई चार्ज नहीं है, तब क्या होगा कि वहाँ पर जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो भी जीरो रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, जो करंट डेंसिटी जो रहेगा जे, वो भी हमारा क्या रहेगा, जीरो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जीरो और करंट डेंसिटी भी क्या, जीरो। तो दोनों क्या है, जीरो है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, रो इक्वल टू जीरो, और करंट चार्ज डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी वो भी जीरो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि फ्री स्पेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी जो है वैक्यूम का, ठीक है, वो हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाएंगे, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो है वैक्यूम का, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाएंगे और मैग्नेटिक परमिबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से दिखाएंगे, ठीक है, म्यू नॉट से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो वहां पर हम लोगों को देखते हैं मैक्सवेल्स का जो फोर्थ इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशन जो है वो इस तरह से है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। ये आप बार बार इसमें पढ़ के इसको हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपका, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, कितना बार हम लोगों ने पढ़ा है कि ये डेल डॉट डी रहेगा रो के बराबर, पहला, दूसरा, तीसरा। या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, और कर्ल ऑफ एज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी प्लस कर्ली टी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पहले बताए हुए, इधर चूंकि मैं यहाँ भी लिखे हुए, ठीक है। अच्छा से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, मजे में पढ़िए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फ्री स्पेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर, इसका पहला जो इक्वेशन है वो है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। फोर किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, चूंकि रो जीरो है इसीलिए। अब देखिए बी इसमें जीरो था ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें जे जो है, जे वो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये डी वाला टर्म बचेगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये पूरा को इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे, ठीक है। जे यहाँ पर जीरो हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ दी साइड। अब दोनों तरफ हम लोग कर्ल लेंगे, और कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करता है कि अगर हम लोग डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कर्ल बोलेंगे, और अगर डेल के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्ल है वो, और ये जो कर्ली अपॉन कर्ली जो टी है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो इसको मतलब इसको हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये क्या लिख दिए,
इसको अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अंदर में ले सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर सकते हैं और कांस्टेंट रहेगा तो अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम लोगों ने कर्ल ले लिया है, कर्ल इधर क्रॉस प्रोडक्ट में, इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट में लेना था तो बाहर में यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे तो इसीलिए वो अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत, यहाँ पर एक्सप्लेन हमने हिंदी में कर रखा है। आगे देखिए एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का कि 3 वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से होता है, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी रहेगा, तो पहले ए डॉट सी कर लेंगे, उसके बाद बी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट गुना कर देंगे उसको, ठीक है, ये एक स्केलर है, ये वेक्टर हो जाएगा तो गुना, सिंपली गुना भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद ए और बी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर बन जाएगा, उसके बाद जो वेक्टर बचेगा अन्य तीसरा सी वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, बाहर में रहेगा। अब देखिए इसीलिए इस पर हम लोग तोड़ेंगे, तो पहले में हम लोगों को क्या करना है कि ए के साथ इसको हम लोग ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, बी है, बी सी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ए डॉट सी लेना है, यानी कि डेल डॉट ई हो जाएगा, उसके बाद जो एक बचा है डेल हमारा बीच वाला बी वो बाहर हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे, उसके बाद देखिए हम लोगों को ए भी लेना है तो ए डॉट डेल डॉट डेल हो जाएगा, उसके बाद बाहर में ई आ जाएगा, और इधर का एज इट इज हम लोग रहने देंगे, सिर्फ बी इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, बी के लिए हम लोग क्या करेंगे म्यू नॉट इंटू एच कर देंगे। उसके बाद देखिए बात क्या है कि ई के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या ई के बदले पुट कर सकते हैं 1/ε0 इंटू डी, ई के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1/ε0 इंटू डी, क्यों, क्योंकि डी इक्वल टू जो होता है ε0 इंटू ई होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, ये स्क्वायर हो जाएगा और इसको अभी हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1a इन एबव इक्वेशन वी गेट, 1 को भी इस्तेमाल करना है और एक और इक्वेशन को इस्तेमाल करना है 4 को भी, तो अलग अलग करती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो 1 का इक्वेशन जब आप देखेंगे तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एज इट इज है। उसके बाद ये जो है ये टर्म, ये जो टर्म है वो आपको क्या करना है, इसके बदले भी आप इक्वेशन 4 में आप देख सकते हैं कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 में देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के बदले आप इतना लिख सकते हैं 1D, नीचे ही पर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग 1D इन एबव इक्वेशन, 1D के बदले हम लोग यहाँ पर लिख दिए डाइवर्ज, यानी कि डेल डॉट एच के बदले हम लोगों ने क्या लिख, डेल क्रॉस एच के बदले हम लोगों ने कर्ली डी अपॉन कर्ली टी हम लोगों ने लिख दिया है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हो गया है ये स्क्वायर, यहाँ पर छूट गया लग रहा है, हाँ स्क्वायर यहाँ पर छूट गया है और बाकी एज इट इज है। उसके बाद इधर है ये इसके साथ गुना होगा था डेल 2d बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। अब d के बदले हम लोग जानते हैं ε0 इंटू ई होता है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये होता है D इक्वल टू ε0 ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आपको D के बदले लिखना है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपका ε0, D के बदले आप नहीं सॉरी D के बदले आप लिखना चाहते थे ये पूरा लिखाएगा तो E यहाँ पर आ जाएगा, ε0 बाहर कांस्टेंट है तो बाहर उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर उसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एच के टर्म में, अगर उसी तरीका से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, 1c लेके हम लोग सॉल्व किए थे तो हमारा आया, फर्स्ट में हम लोग 1c लेके सॉल्व किए थे, ई वाला फार्मूला आया, ई वेक्टर के टर्म में आया था। उसी तरीके से अगर आप 1d के लेकर के सिद्ध करना चाहते हैं तो ये एच के टर्म में आएगा, किसके टर्म में आएगा, एच के टर्म में आएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं किए, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सिमिलरली, आपको बनाना है वो, ठीक है, आप बना सकते हैं, खुद बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली हमने उसको कर दिया है। कैसे बना सकते हैं, बाय टेकिंग कर्ल ऑन बोथ दी साइड ऑफ इक्वेशन 1D का इक्वेशन करके, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग बोलते हैं फॉर 1D इक्वेशन 2 बिकम्स, 1D के लिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स टर्म, मान लीजिए कि एक ही टर्म में वो एक ही तरफ से वो मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं तो यहाँ पर x के टर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाला को इक्वेशन 4 को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को हम लोगों को देखना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में e का है और x के मान लेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली स्क्वायर या फिर बोलिए कर्ली 2 इंटू ई बाई
कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन को दिखा रहा, बाकी एज इट इज। आगे देखिए 4 1D के लिए इक्वेशन 3 को हम लोग उस तरीके से लिख सकते हैं एच के टर्म में, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल फार्मूला हम लोग लिख देंगे, द जनरल वेव इक्वेशन इन 1D कैन बी रिटेन एज 1D के लिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जनरल में क्या करेंगे, जनरल में कि इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर, जनरल में हम लोग ई वेक्टर के टर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एच था वहाँ पर ई हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और जनरल में अगर वेलोसिटी का बात करेंगे यहाँ पर तो 1/v² होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधी यहाँ पर आप बैठा दीजिए उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड एच के लिए अगर हम लोग लिखेंगे सब सेम रहेगा, एच के लिए यहाँ आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर 1/v² हो जाएगा। अब हम देखिए हम लोग आगे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और 6 को। तो 4 को देखिए, 4 कहाँ है, इक्वेशन 4 को देखिए यहाँ पर, ये जो है बाकी सब सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो ये बीच वाला यहाँ पर जो है वहीं पर यहाँ पर भी है। देखिए आप 6 में आप देख लीजिए, 6 को आप देखिए अच्छा से, 6 में ये सेम है तो ये बचा। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v²। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v²। अब यहाँ से क्रॉस करके v² निकालेंगे। अब v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो मिलेगा उसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो अप्रॉक्स जो आएगा वो आएगा हमारा 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को अप्रॉक्स हम लोग कर सकते हैं क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एच के टर्म में हम लोगों ने शुरू देखते हैं, देखिए पहले ई के टर्म में हम लोग इक्वेशन निकालें, फिर सिमिलरली कर दिया। आप बना सकते हैं उसको एच के टर्म में, आप वहाँ पर प्रोसेस भी लिख दिए थे कि 1D को हम लोग लेकर के कर्ल अप्लाई करके हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एच के टर्म में निकाला और अंत में हम लोगों ने प्रूव किया कि v जो है वो c के बराबर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, 8 और 9 को रिलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा c = 1/√ε0 इंटू μ0, ठीक है। यहाँ पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये जो है दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है, मिलते हैं इसका अगला वीडियो में। धन्यवाद।